नमस्कार। आज अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर 34 का पार्ट सेकंड, जिसमें दो छोटे छोटे टॉपिक और आपके शेष रह गए थे। एक तो है परसों और दूसरा टॉपिक है दुग्ध श्रावण या लैक्टेस। इन दोनों टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। पहला है परसों, क्योंकि ये भी एम्ब्रियोलॉजी का ही पार्ट है। परसों निषेचन के पश्चात भ्रूण का परिवर्तन होता है। जब भ्रूणीय परिवर्तन कंप्लीट हो जाता है तो शिशु जन्म लेता है। शिशु बाहर आता है सर्विक्स कैनाल द्वारा, गर्भनाल के माध्यम से, जिसको अपने परसव कहते हैं। तो निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक का जो समय है वो कहलाता है गर्भकाल। मानव में गर्भावधि 9 महीने, 9 माह या 38 सप्ताह या 266 से 280 दिन का समय होता है। डियर फ्रेंड्स, परसों एक जटिल प्रक्रिया है और इसका नियंत्रण तंत्रिकीय और अंतःस्रावी दोनों तरीके से होता है। तंत्रिका अंतःस्रावी द्वारा प्रेरित। तो इस क्रिया में तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया द्वारा गर्भाशय में संकोचन होता है और जिससे नवजात शिशु का जन्म होता है, जिसे अपने परसव कहते हैं। परसव पीड़ा की शुरुआत गर्भाशय संकुचन और गर्भाशय गिरिवा के मुख के खुलने के साथ ही होती है। इसके संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। प्रारंभ में गर्भाशय में हल्के संकुचन होते हैं, जिसको अपने गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्त कहा जाता है। प्रतिवर्त हल्के हल्के पेन स्टार्ट हो जाते हैं, परसव पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। और उसके पश्चात ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को संकोचन हेतु प्रेरित करता है, जिससे संकोचन तेज हो जाते हैं और शिशु को गर्भाशय गिरिवा की ओर धकेल दिया जाता है तथा परसव नाल द्वारा शिशु बाहर आ जाता है, जिसे अपने परसव निष्कासन कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो परसव को फिर से देखिए। परसव को समझने से पहले समझे गर्भकाल, जब निषेचन की क्रिया इन गर्भधारण हो जाता है, उससे लेकर जन्म तक का जो समय है वो गर्भावधि या गर्भकाल कहलाता है। मानव में 9 महीने या 38 सप्ताह या 266 से 280 दिन की ये प्रक्रिया है। तो परसव एक जटिल प्रक्रिया है जिसका नियंत्रण किया जाता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा शुरुआत में संकुचन उत्पन्न किए जाते हैं। संकुचन क्यों उत्पन्न किए जाते हैं इसके बारे में अपने थोड़ा सा देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं परसों। जब है गर्भाशय में भ्रूण शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है यहाँ पर।
ये प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहां से संकेत किधर दिए जाते हैं? तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को जैसे ही संकेत पहुंचते हैं तो तंत्रिका तंत्र द्वारा इसमें संकुचन उत्पन्न किए जाते हैं। यानी ये पूर्ण विकसित भ्रूण है और प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है। इन दोनों के द्वारा संकेत उत्पन्न किए जाते हैं और वो संकेत तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया को प्रेरित करते हैं, ब्रेन में जाते हैं और जिससे गर्भाशय में हल्के हल्के संकुचन स्टार्ट हो जाते हैं। उसी समय हाइपोथैलेमस द्वारा पीयूष ग्रंथि के माध्यम से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावन किया जाता है। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की पेशियों, चिकनी पेशियों में संकुचन उत्पन्न करती है, जिससे ये जो गर्भाशय ग्रीवा है, जिसको अपने बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, गर्भाशय का मुंह खुल जाता है और इसको उत्प्रेक्षण द्वारा बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। बाहर की ओर धकेला जाता है, शिशु इस गर्भनाल के द्वारा बाहर आ जाता है, जिसको पार्श्व निष्कासन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन काम करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रसव पीड़ा प्रारंभ करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रसव के समय इंजेक्शन दिया जाता है। महिला को ड्रिप के अंदर इंजेक्शन देते हैं, बूंद बूंद करके ड्रिप चढ़ती, जिसके माध्यम से हल्के हल्के संकुचन प्रारंभ होते हैं और इन संकुचनों से क्या होता है? शिशु सर्विक्स की तरफ धकेला जाता है और प्रसव आसानी से हो जाए, बच्चेदानी का मुंह खुल जाए। तो ये क्रिया होती है प्रसव में। तो एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया है, क्योंकि शुरुआत भ्रूण जो पूर्ण विकसित हो जाता है और प्लेसेंटा और पूर्ण विकसित भ्रूण इंड्यूस करते हैं तंत्रिका तंत्र को और अंतःस्रावी तंत्र को। अंतःस्रावी तंत्र ऑक्सीटोसिन स्रावित करता है, तंत्रिका तंत्र है वो सूचनाएं पहुंचाता है और जिससे गर्भाशय में संकुचन हो जाते हैं। फिर ऑक्सीटोसिन का जब स्रावण होने लगता है तो संकुचन तेज हो जाते हैं, शिशु बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार प्रसव की क्रिया संपन्न होती है। अब हमने बात करते हैं दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन। दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन शिशु को पोषण के लिए दुग्ध की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के 5वें सप्ताह से लेकर प्रसव तक कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं बॉडी के अंदर, माता के शरीर में, और ये हार्मोन दुग्ध श्रावण को प्रेरित करते हैं। दुग्ध श्रावण को प्रेरित करने वाले हार्मोन अलग हैं, दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करने वाले हार्मोन अलग हैं। तो दुग्ध श्रावण को प्रेरित करने वाले हार्मोन एक तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड द्वारा स्रावित किया जाता है। दूसरा, प्लेसेंटा द्वारा भी एक हार्मोन स्रावित किया जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, प्लेसेंटा द्वारा सेक्रेट किया जाता है। यह हार्मोन भी दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, जिससे स्तन ग्रंथियां का आकार बढ़ जाता है। दुग्ध श्रावण की जो क्रिया होती है डियर फ्रेंड्स, कोशिकाओं के द्वारा होती हैं। कोशिकाओं में दुग्ध का श्रावण होता है। कोशिकाओं से ये दुग्ध पाली में जाता है, दुग्ध पाली से स्तन वाहिनियों में जाता है, स्तन वाहिनियों से दुग्ध वाहिनियों में जाता है, और ये दुग्ध वाहिनियां जो निपल है, चुचुक है, उन पर खुलती है अनेक छिद्रों के द्वारा, और जिसके माध्यम से दुग्ध बाहर आता है। इसमें यह भी तंत्रिकीय और अंतःस्रावी क्रिया है वास्तव में। जैसे मान लो शिशु है, वो क्या कर रहा है? सुकिंग कर रहा है, दूध पीने के लिए सुकिंग करता है, स्तनपान कर रहा है। तो उस टाइम संकेत
जैसे मान लो यहां पर बकरी का कोई बच्चा है, सुकिंग कर रहा है, ह्यूमन में ले लो, मानव के अंदर भी, तो सुकिंग की क्रिया हो रही है, तो यहां से तंत्रिकीय आवेग कहां पर पहुंचते हैं? हाइपोथैलेमस। तंत्रिकीय आवेग पहुंच जाते हैं हाइपोथैलेमस पार्ट। हाइपोथैलेमस में जब ये सूचना पहुंचती है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? निर्देश देता है किसको? पीयूष ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्लैंड को। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा कौन से हार्मोन का संग्रहण किया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन शीघ्र ही रक्त के माध्यम से यहां पहुंच करके और स्तन ग्रंथियों पर दबाव डालता है और जिससे दुग्ध का निष्कासन आसानी से हो जाता है। तो ये एक तंत्रिका आवेग के नियंत्रण में होने वाली क्रिया है। इसके अलावा हार्मोन का नियंत्रण भी किया जाता है, क्योंकि शुरुआत में प्रोलैक्टिन हार्मोन और ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होते हैं, अगर उनका श्रावण नहीं किया जाए तो दुग्ध श्रावण ही नहीं होगा। दुग्ध श्रावण नहीं होगा तो निष्कासन ही कहां से होगा? निष्कासन की क्रिया के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन ही है। प्रसव पीड़ा को प्रारंभ करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन ही है। अपने गाय दूध नहीं देती है तो अपने ये सोचते हैं कि इसकी स्तन ग्रंथियों में काफी दूध है, तो उस समय क्या करते हैं, ये 2-2, 5-5 रुपए में इंजेक्शन जो मिलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के, वो लगाते हैं, जिससे मिल्क ग्लैंड पर दबाव पड़ता है और दुग्ध बाहर आने लगता है। तो हमने दुग्ध श्रावण की क्रिया के बारे में बात की। दुग्ध श्रावण कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं से दुग्ध पाली में आता है, दुग्ध पाली से स्तन वाहिनी में, स्तन वाहिनी से दुग्ध वाहिनी में, और उसके बाद में वक्ष चूचक के माध्यम से शिशु तक स्थानांतरित किया जाता है। इसका नियंत्रण स्तन तंत्रिका द्वारा किया जाता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल होता है। सीधी सी बात है। शिशु जब स्तनपान करता है तो तंत्रिकीय आवेग कहां पहुंच जाते हैं? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन होगा और मिल्क ग्लैंड पर दबाव पड़ेगा, दुग्ध का निष्कासन होगा। प्रसव के पश्चात प्रथम गाढ़ा स्तन में जो दूध है, पहली बार माता के स्तनों से निकलने वाला हल्के पीले रंग का दूध होता है, जिसको प्रथम स्तन ने या कोलोस्ट्रम या अपने खीस कहते हैं, कोलोस्ट्रम या खीस, इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है और ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के रूप में पाया जाता है। मतलब डायरेक्ट निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है शिशु को। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, डियर फ्रेंड्स, प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा कौन सी होगी? जब कोई एंटीजन, कोई भी एंटीजन अपनी बॉडी में इंटर होता है तो हमारी बॉडी में स्थित WBC द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को नष्ट कर देती है। कोई भी सूक्ष्म जीव, विषाणु, जीवाणु, कवक, कोई भी सूक्ष्म जीव अपने शरीर में एंटर होता है तो वो क्या है? एंटीजन। और शरीर में उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, वो क्या है? एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में ताला चाबी के समान कार्य करते हैं और एंटीबॉडी है वो एंटीजन को नष्ट कर देती है, स्वस्थ हो जाता है, मानव हो चाहे कोई जीव हो। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है? बाहर से बनाई गई एंटीबॉडी शरीर के अंदर एंटर करवाई जाती है। ये एक प्रकार की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी नहीं है।
वर्तमान में जो प्लाज्मा थेरेपी चल रही है, प्लाज्मा थेरेपी द्वारा इलाज किया जा रहा है, द्रुतगामी इलाज हो रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। प्लाज्मा थेरेपी में क्या करते हैं, जैसे मान लो कोविड-19 उनका कोई पेशेंट है, वो ठीक हो चुका है, तो उसमें उसकी बॉडी में क्या है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने की क्षमता है, तो उसकी प्लाज्मा से क्या निकाल लेते हैं, एंटीबॉडी। सीरम से एंटीबॉडी कलेक्शन कर लिया और उसके बाद में दूसरे व्यक्ति की बॉडी में डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। वो एंटीबॉडी डायरेक्ट जाकर बनी बनाई है, वो तो बाहर से दूसरे के शरीर में बनी है, वो अपने शरीर में थोड़ी बनी है, डायरेक्ट उसको नष्ट कर देती है। लेकिन इसके डियर फ्रेंड्स साइड इफेक्ट ज़्यादा है, साइड इफेक्ट कई नज़र आते हैं, पार्श्विक प्रभाव पैसिव इम्यूनिटी के नज़र आते हैं। सांप के जहर का जो इंजेक्शन है वो भी निष्क्रिय प्रतिरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें पहले क्या किया गया, इंजेक्शन निर्माण की क्रिया ज़्यादातर घोड़ों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सांप का थोड़ा सा जहर है वो एंटीजन की भांति है, डाइजेस्टिव है, तो उस जहर को लिया और लेकर घोड़े की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। घोड़े के शरीर में उस जहर के खिलाफ एंटीबॉडी बनी और उस एंटीबॉडी को निकाल लिया, उसकी क्लोन बना ली गई, और जब भी किसी को सांप काट जाता है वो एंटीबॉडी तैयार है, उसके शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं। वो सांप के जहर को क्या करती है, धीरे धीरे नष्ट कर देती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसी को अपने ध्यान में रखते हुए हमने देखा पार्श्व यानी गर्भावस्था पूरी होने के बाद शिशु का गर्भनाल द्वारा बाहर आना पार्श्व कहलाता है, और पार्श्व के बाद हमने देखा दुग्ध श्रावण की क्रिया होती हैं, और ये दोनों ही क्रियाएं हार्मोन द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो आज हमने एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के लास्ट चैप्टर की चर्चा की है। डियर फ्रेंड्स, आपके प्लांट एम्ब्रियोलॉजी और एनिमल एम्ब्रियोलॉजी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब अपने आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में अपने बात करेंगे, जिसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स हैं, मानव में होने वाले कुछ गुणसूत्रीय विकार हैं, इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे उस यूनिट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर तकनीक, कलोन, जो डॉली बेड की कलोन तैयार की गई थी डॉक्टर इयान विल्मट द्वारा, उनकी अपने बात करेंगे। तो हॉलमार्क्स की प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, और ये यूनिट है वो 3 मार्क्स की, और 3 मार्क्स की आप समझ लीजिए जेनेटिक्स। टोटल 10 मार्क्स हो जाते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, और इनको अच्छे ढंग से पढ़ें। एक बार समझ में नहीं आए तो बार बार देखें, आपके फायदा होगा और आप भविष्य में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद।